कल आर्टेमिस 2 मिशन वापस लौट के आया, पैसिफिक ओशियन में स्प्लैश डाउन हुआ। इसके बाद प्लान ये है कि नासा आर्टेमिस 4 को मून के साउथ पोल पर लैंड करेगी। आखिर साउथ पोल में ही क्यों? चाइना भी साउथ पोल जा रहा है, चाइना का चांगी मिशन चांगी 7 इज गोइंग टू लैंड ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून। भारत ने चंद्रयान 3 भेजा, वो भी साउथ पोल में भेजा। तो कारण क्या है? सब कोई साउथ पोल में ही क्यों जाना चाहता है? इवन भारत का चंद्रयान 4 जो कि प्लान्ड है, वो भी साउथ पोल पे ही लैंड करेगा। सबको साउथ पोल में क्या जाना है? ऐसा क्या इंटरेस्टिंग है साउथ पोल पे? फिर हमने एक न्यूज़ सुनी, जब आर्टेमिस 2 मिशन था, हमने न्यूज़ सुनी कि आर्टेमिस 2 मिशन में 40 मिनट के लिए कम्युनिकेशन ब्लैकआउट हो गया। मतलब क्रू 40 मिनट तक नासा के साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं कर सकता था। तो क्या ये नासा की गलती थी? आखिर ऐसा क्यों हुआ? फिर पता चला कि वो आर्टेमिस 2 फार साइड ऑफ द मून में चला गया था। तो क्या है ये फार साइड ऑफ द मून? और फिर नासा ने हमें बताया कि मून धरती से हर साल लगभग 3.82 सेंटीमीटर पर ईयर दूर जा रहा है। मतलब मून हमसे दूर जा रहा है। क्या कारण है इसके पीछे कि मून हमसे दूर क्यों जा रहा है? ये जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा आज से लगभग 4.5 बिलियन साल पहले, आज से लगभग 4.5 अरब साल पहले, जब सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन हो रहा था, सन बन चुका था, अर्थ बन रही थी और अर्थ बिल्कुल आग के गोले की तरह थी। अर्थ वॉज लाइक द मोल्टन बॉल ऑफ द फायर। अर्थ एकदम आग के गोले की तरह तपती हुई अर्थ थी। और उसी समय एक प्राइमोडियल प्लेनेट जिसका नाम था थिया नाम का प्लेनेट, जिसका साइज लगभग मार्स से आधा था। मार्स मतलब मंगल का आधा साइज का प्लेनेट थिया आके अर्थ से टकराता है। और ये टक्कर इतनी खतरनाक होती है कि इसके अर्थ के अंदर मेंटल का मैटर अर्थ के चारों तरफ बाहर छिटक जाता है और फिर ग्रेविटी अपना काम करना शुरू करती है। ग्रेविटी की वजह से ये मैटर पास आने लगता है और फिर कुछ दिनों में मून बनकर तैयार हो जाता है। तो ये तो हुई जाइंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस, जिसकी वजह से मून बना। और इसी हाइपोथेसिस को बोलते हैं द बिग स्प्लैट हाइपोथेसिस। बिग बैंग ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, बिग स्प्लैट ओरिजिन ऑफ मून। अब मून तो बन के तैयार हो गया। अगला सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है कि मून में 2 साइड्स हैं, एक फार साइड और एक नियर साइड? तो क्या है ये फार साइड और नियर साइड? तो आज के टाइम पे मून हमसे लगभग 3,84,000 किलोमीटर दूर है और मून अर्थ पे अपनी ग्रेविटी लगाता है, अर्थ मून पे अपनी ग्रेविटी लगाती है। और इस ग्रेविटेशनल टक की वजह से, इस ग्रेविटेशनल वॉर की वजह से कि मून अर्थ पे अपनी ग्रेविटी लगा रहा है, अर्थ मून पे अपनी ग्रेविटी लगा रही है, तो क्या होता है, अर्थ भी रोटेट कर रही है अपनी धुरी पर और मून भी अपनी धुरी पर रोटेट कर रहा है और मून अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। तो होता क्या है, क्योंकि अर्थ बड़ा है मून से बहुत ज़्यादा, तो अर्थ की ग्रेविटी ज़्यादा है और अर्थ का एंगुलर मोमेंटम भी ज़्यादा है, क्योंकि अर्थ मून से बहुत तेज़ी से घूमती है अपनी धुरी में। इस वजह से क्या हुआ, अर्थ ने टाइडल फोर्सेस एक्सर्ट किए मून में। जब अर्थ ने टाइडल फोर्सेस एक्सर्ट किए मून में, तो होता यह है कि मून का जो रोटेशन टाइम था, बराबर हो गया रेवोल्यूशन टाइम के। मून का रोटेशन और रेवोल्यूशन बराबर हो गया। रोटेशन और रेवोल्यूशन क्या है? रोटेशन मतलब जब मून अपनी धुरी पर अपना एक चक्कर लगा ले, रेवोल्यूशन जब मून धरती के चारों तरफ एक चक्कर लगा ले। और इस वजह से क्या हुआ कि हम मून का केवल एक साइड ही देख सकते हैं, केवल एक साइड हम देख सकते हैं अर्थ से, दूसरा साइड हम अर्थ से देख ही नहीं सकते। तो जो साइड हम मून का अर्थ से देख सकते हैं, उस साइड को हम बोलते हैं नियर साइड ऑफ द मून। तो ये हो गई नियर साइड ऑफ द मून। अब चाहे तुम भारत में बैठे हो, चाहे तुम अमेरिका में बैठे हो, चाहे तुम ईरान में बैठे हो, अयतुल्ला खोमैनी के साथ लंच कर रहे हो, चाहे तुम बेंजामिन नेतन्याहू के साथ डिनर कर रहे हो, कहीं भी हो,
तुम केवल धरती से मून का एक ही साइड देख सकते हो, जो कि है नियर साइड ऑफ द मून, और जो साइड हम कभी नहीं देख सकते हैं धरती से, वो है फार साइड ऑफ द मून। हाँ, ये फार साइड ऑफ द मून हम देख सकते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से, बट धरती से नहीं देख सकते हैं। तो ये तो कहानी हो गई फार साइड और नियर साइड की। अब ऐसा क्यों हुआ कि आर्टेमिस 2 में 40 मिनट का ब्लैकआउट हो गया, कम्युनिकेशन ब्लैकआउट, और इतने बड़े मिशन में जहां पे 4 एस्ट्रोनॉट गए हैं, कम्युनिकेशन ब्लैकआउट तो होना ही नहीं चाहिए। क्या ये जानबूझ के किया गया? तो हुआ ये कि आर्टेमिस 2 मून की फार साइड की तरफ चला गया, और जब मून की फार साइड की तरफ चला गया, और धरती से हम किस तरह से कम्युनिकेशन करते हैं? स्पेसक्राफ्ट से। ओरायन स्पेसक्राफ्ट था, किस तरह से कम्युनिकेशन करते हैं? हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पूरी के पूरे मून को तो क्रॉस कर नहीं पाएंगे, क्योंकि अभी एकदम इसके पीछे है। तो जितनी देर ये फार साइड ऑफ द मून रहा आर्टेमिस 2 मिशन, उतनी देर हम कम्युनिकेशन नहीं कर पाए, और इसी वजह से वो 40 मिनट का ब्लैकआउट रहा। और ये प्लान था, क्योंकि ये तो इसको तो जाना ही था यहां पे, तो कम्युनिकेशन ब्लैकआउट तो प्लान था 40 मिनट का। इसका कारण हमें समझ में आ गया। अब देखते हैं मून का लूनर डे और लूनर ईयर का कंसेप्ट। डे क्या होता है धरती में? जब धरती अपनी धुरी पर एक चक्कर लगा लेती है, उसको हम बोलते हैं अर्थ का एक दिन। मतलब कि धरती अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने में 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड के आसपास लेती है। यह हुआ एक दिन, लगभग 24 घंटे। और धरती पे एक साल क्या होता है? जब धरती सूरज के चारों तरफ एक चक्कर लगा लेती है, उसको हम धरती पे एक साल बोलते हैं। तो इसमें हमें 365 दिन लग जाता है धरती को सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाने में। अब ये समझो कि मून अपनी धुरी पर कितने टाइम पे घूम जाता है। मून अपनी धुरी पर घूमने में लगभग 14 दिन लेता है। लगभग 14 दिन लेता है मून अपनी धरती पर अपनी धुरी में घूमने में। सॉरी, 14 नहीं, लगभग 27 दिन लेता है, 27 अर्थली डेज। अब इन 27 अर्थली डेज को आधे में बांट दो, लगभग 14 हो गया। लगभग 14 हो गया, 27 को जब बांटोगे तो अब मून घूम रहा है अपने ऑर्बिट पे, अपनी धुरी पे घूम रहा है, और फिर जब अपनी धुरी पर इसने 27 दिन में एक चक्कर लगा लिया, तो इसी को हम बोलेंगे लूनर डे। तो ये तो हमें समझ आया लूनर डे क्या है। अब लूनर ईयर क्या है? जब मून जितने समय में धरती के चारों तरफ चक्कर लगा ले, उसको हम बोलेंगे लूनर ईयर। तो लूनर ईयर मतलब मून धरती के चारों तरफ कितनी समय में चक्कर लगाता है, इसका आंसर भी है 27.3 दिन। तो इसका मतलब मून में लूनर डे और लूनर ईयर बराबर हो गए। लूनर डे इक्वल टू लूनर ईयर, मतलब कि मून का जो रोटेशन टाइम है वो रेवोल्यूशन टाइम के बराबर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसकी वजह से क्या होता है कि मून की एक साइड पे 14 दिन के आसपास तो सूरज निकलता है, तो दिन रहता है, सनलाइट मिलती है। दूसरी तरफ 14 दिन के आसपास रात रहेगी। अब याद करो, जो चंद्रयान 3 था वो 14 दिन ही काम क्यों कर पाया? क्योंकि वो लगभग साउथ पोल पे 69 डिग्री के आसपास उतरा, और जब 69 डिग्री के आसपास साउथ पोल पे उतरा, तो यहाँ पे उसको 14 दिन के आसपास की धूप मिली। सोलर पैनल से उसने बैटरी चार्ज की और अपना काम किया। अब बैटरी और भी चल सकती थी, तो क्यों नहीं चल पाई बैटरी? देखते हैं इसका आंसर। अब यहाँ पे दिन में टेम्परेचर होता है लगभग 120 डिग्री सेल्सियस, रात में टेम्परेचर होता है -173 डिग्री सेल्सियस, और इस -173 डिग्री सेल्सियस में कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट काम नहीं कर सकता, खराब हो जाते। तो इस वजह से केवल 14 दिन काम कर पाया हमारा चंद्रयान 3 मिशन। ये तो हमें समझ में आया, फार साइड ऑफ द मून एंड नियर साइड ऑफ द मून। अब उत्तर ढूंढते हैं, सबको साउथ पोल पर ही क्यों जाना है? तो साउथ पोल की ज्योग्राफी बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे अर्थ अपनी धुरी से 23.5 डिग्री झुकी हुई है, मून अपनी धुरी पर केवल 1.5 डिग्री झुका हुआ है। इसकी वजह से क्या होता है, जो सनलाइट आती है मून पे, सनलाइट सीधे सीधे आ रही है, और नॉर्थ पोल पे ज्योग्राफी कैसी है और साउथ पोल पे ज्योग्राफी कैसी है? चलो साउथ पोल की ज्योग्राफी की बात करते हैं। तो साउथ पोल पे बिल्कुल 90 डिग्री के आसपास यहां पे माउंटेन्स हैं मून में,
लगभग 4 से 6 किलोमीटर ऊंची माउंटेन्स, और इन माउंटेन्स को बोलते हैं पीक ऑफ इटर्नल लाइट्स। अब तुम ये देखो, जैसे ग्लास है, ये ग्लास है, अब इस पे माउंटेन है और ये सन से लाइट आ रही है, तो ये इस ग्लास की ऊपर सरफेस पे हमेशा लाइट रहेगी। इसका मतलब ये जो पीक ऑफ इटर्नल लाइट्स है, इस पे आज तक सनसेट नहीं हुआ, पिछले 4.5 अरब साल में आज तक यहाँ पे अंधेरा नहीं हुआ। इसी वजह से इसको बोलते हैं पीक ऑफ इटर्नल लाइट्स। और जस्ट पीक ऑफ इटर्नल लाइट से लगा हुआ है साउथ पोल एटिकन बेसिन। अब इस साउथ पोल एटिकन बेसिन का क्या कमाल है, ये है सोलर सिस्टम का द डीपेस्ट एंड द बिगेस्ट क्रेटर, द डीपेस्ट एंड बिगेस्ट इम्पैक्ट क्रेटर ऑफ द सोलर सिस्टम। लगभग औसत गहराई 8 किलोमीटर के आसपास। अब जब सन रेस स्लांटिंग आ रही है और गहराई है इसकी 8 किलोमीटर, तो क्या सन रेस नीचे जा पाएंगे? तुमने कभी गांव में अपने कुएं में देखा है कि कुएं के अंदर का पानी तुम्हें दिख रहा हो, अगर बहुत गहरा है तो, या फिर बहुत क्लियरली दिख रहा हो? जबकि हमारे यहाँ तो 23.5 डिग्री का झुकाव है। जब 23.5 डिग्री के झुकाव में 100-150 मीटर सन रे नहीं घुस पा रही है स्लांट होके, तो 8 किलोमीटर कैसे जाएगी? इसका मतलब ये जो जोन है साउथ पोल एटिकन बेसिन के जो क्रेटर्स हैं, यहां पे आज तक सनलाइट गई नहीं है। और जब आज तक सनलाइट गई नहीं है, तो यहां पे है बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर, बहुत कम टेम्परेचर, और यहां पे जमा हुआ है पानी। अब पानी मिल गया हमें, सनलाइट मिल गई हमें। अब साउथ पोल पे जाएंगे तो क्या करेंगे? साउथ पोल पे जाएंगे तो माउंटेन ऑफ इटर्नल लाइट्स पे सोलर पैनल लगाए, यहां से हमने बैटरी चार्ज की, बर्फ को पिघलाया, बर्फ को निकाला, और बर्फ को निकाला इससे पानी कंज्यूम किया। पानी नहीं, पानी केवल पानी ही नहीं, अब ये पानी क्या है? H2O। अब इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करा तो हमें मिला हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारे रेस्पिरेशन के लिए, ऑक्सीजन ब्रीदिंग के लिए। हाइड्रोजन तो बेटा फ्यूल है, जो क्रायोजेनिक इंजन होता है उसमें लिक्विड हाइड्रोजन फ्यूल होता है, और लिक्विड ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजर होता है। मतलब कि इन सिटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन करेंगे हम, मून के रिसोर्स का यूज करके हम रॉकेट का फ्यूल बनाएंगे, वहां पे उसके पानी को कंज्यूम करेंगे। सो दिस इज द रीजन बिहाइंड कि दैट वी आर गोइंग टू द साउथ पोल, एंड इस तरह की ज्योग्राफी नॉर्थ पोल पे अवेलेबल नहीं है। और इसको कंफर्म किया कि दैट इन द कैबियस क्रेटर, नासा का एक मिशन था एलक्रॉस मिशन, इसने बताया कि यहां पे लगभग 600 बिलियन किलोग्राम ऑफ द वाटर इज देयर इन दिस क्रेटर। बर्फ के फॉर्म में वाटर आइस जमी हुई है। तो ये कारण है, इस वजह से हम साउथ पोल पर जा रहे हैं। सारे कंट्री इसी वजह से साउथ पोल पर जा रहे हैं, क्योंकि साउथ पोल पर रहना आसान होगा। अब मून हमसे दूर क्यों जा रहा है? तो जब मून बना तब मून हमसे लगभग केवल 20,000 किलोमीटर दूर था, और इसकी वजह से मून का ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा लग रहा था, तो बहुत बड़े बड़े टाइड्स आते थे, हजारों फीट ऊंचे टाइड्स आते थे, बिकॉज ऑफ द मोर ग्रेविटी दैट वॉज एक्सर्टेड बाय द मून। बड़े बड़े टाइड्स आ रहे हैं। अब आगे देखते हैं क्या होता है। अब इतने बड़े बड़े टाइड्स आ रहे हैं, तो ये जो टाइडल एनर्जी है ये मून की तरफ ज़्यादा लग रही है, मून की तरफ टाइड बड़े हो रहे हैं, तो ये टाइडल एनर्जी मून को पुश कर रही है, धीरे धीरे आगे की तरफ पुश कर रही है। और इस टाइम पे हम अर्थ के जो दिन की अवधि थी वो 5 से 6 घंटे ही थी, और जब ये अर्थ का जो टाइड है ये मून को पुश कर रहा है, तो मून थोड़ा थोड़ा दूर जा रहा है। और क्योंकि ये एंगुलर मोमेंटम ट्रांसफर हुआ, टाइडल एनर्जी ट्रांसफर हुई, तो अर्थ का एंगुलर मोमेंटम भी कम हुआ। अब अर्थ धीरे धीरे घूमने लगी, और आज के टाइम पे लगभग 24 घंटे ले रही है अर्थ घूमने में, और धीरे धीरे मून पहुंच गया 3,84,000 किलोमीटर दूर। आज के टाइम पे 3,84,000 किलोमीटर दूर पहुंच गया, और आज भी मून हमसे 3.82 सेंटीमीटर पर ईयर दूर जा रहा है। सेम रीजन, आज भी टाइड्स आते हैं, और वो टाइडल एनर्जी ट्रांसफर होती है, वो मून को पुश करती है, और जब वो मून को पुश करती है मून थोड़ा सा दूर जाता है, और क्योंकि एनर्जी ट्रांसफर हुई तो अर्थ का एंगुलर मोमेंटम कम होता है। इसका मतलब आज भी अर्थ के दिन की अवधि धीरे धीरे बढ़ रही है, धीरे धीरे अर्थ के दिन की अवधि बढ़ रही है, और ये अवधि है लगभग 2.42 मिली सेकेंड पर ईयर
सॉरी पर सेंचुरी, मतलब अर्थ का दिन बड़ा होता जा रहा है, अर्थ की रोटेशन स्पीड कम हो रही है और अर्थ का दिन बड़ा होता जा रहा है। तो इस तरह से हमने समझा कि क्यों मून हमसे दूर जा रहा है, बिकॉज ऑफ द टाइडल फोर्सेस। क्यों फार साइड और नियर साइड है, बिकॉज ऑफ द टाइडल फोर्सेस, टाइडल लॉकिंग ऑफ द मून। और साउथ पोल पे क्यों जा रहे हैं, क्योंकि वहां पे रिसोर्सेस अवेलेबल है, क्योंकि वहां पे एटिकन बेसिन है, द डीपेस्ट एंड द बिगेस्ट इंपैक्ट क्रेटर ऑफ द सोलर सिस्टम, और वहां पे पीक ऑफ एटर्नल लाइट्स हैं। पीक ऑफ एटर्नल लाइट्स में हमेशा सूरज उगता है, आज तक वहां पे सूरज ढला ही नहीं। और जो एटिकन बेसिन है, जो वहां के क्रेटर है, लाइक कैबियस क्रेटर, अब कैबियस क्रेटर में आज तक वहां पे सनलाइट गई ही नहीं। तो ऐसे क्रेटर्स को जहां पे आज तक सनलाइट गई ही नहीं, हम बोलते हैं परमानेंटली शैडोड रीजन। ये क्या है, परमानेंटली शैडोड रीजन, और यहाँ पे पानी बर्फ के फॉर्म में जमा रहता है। सो इस तरह से हमने मून के बारे में कुछ फंडामेंटल कंसेप्ट्स समझे, और इसके साथ ही इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे कुछ इसी तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेके आपके सामने फिर से आऊँगा। थैंक यू वेरी मच।